इधर कांग्रेस नेता के मिश्रा का एक ट्वीट इस वक्त सामने आ गया है। सभी सीटों पर बम्पर मतदान हुआ, ये कहना है के मिश्रा साहब का, लेकिन साथ ही वो ये भी लिख रहे हैं कि कुछ जगहों पर प्रायोजित हिंसा हुई। इसके अलावा के मिश्रा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों पर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान का प्रतिशत कम बता सकते हैं। का कुशंका ना हो, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं के मिश्रा। जिला निर्वाचन अधिकारियों पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसा हो सकता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी मत प्रतिशत कम बताएं, और ये बात उन्होंने ट्वीट के जरिए रखी है। उनका कहना है कि निर्धारित वक्त पर जानकारी दे दी जाए ताकि शंका कुशंका ना हो। यानी वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फाइनल आंकड़े अनाउंस कर दिए जाएं कि किस सीट पर कितने फीसदी मतदान हुआ है। तो चलिए, तमाम उन हॉट सीट्स के हमने आपको आंकड़े बताए और उन वहाँ से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई। आधे घंटे से के लगभग का वक्त हो चुका है जब मतदान खत्म हो चुका है, और ज़्यादातर जगहों पर अब मतदान केंद्रों पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो ये माना जा सकता है कि अब मतदान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और उसके अलावा अजय यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा, और शुरुआत दिग्विजय सिंह के ट्वीट और के मिश्रा साहब के ट्वीट के जरिए। देखिए, अब दावों प्रति दावों का दौर शुरू होगा और दोनों पक्षों की तरफ से इस मतदान को अपने पक्ष में बताने की बातें सामने आएंगी। लेकिन अगर हम इस नज़रिए से देखें कि ये मतदान कितना ज़बरदस्त है, तो पहली डिकोडिंग तो यही है कि कोरोना काल में कोरोना से कोई भी चिंता किए, उससे डरे बिना मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और परचम ग्रामीण इलाकों में कोरोना से लड़ाई में ज़्यादा उजला और चमकदार रहा है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। तो पहला तो बधाई के पात्र हैं मतदाता और चुनाव आयोग, जिन्होंने इस कठिन समय में, चुनौतीपूर्ण समय में, जो पेंडेमिक पूरी दुनिया में है, उस पेंडेमिक के बीच हम भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गए। अमेरिका में भी इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। उसके पहले दक्षिण कोरिया में, सिंगापुर में और एक दो जगह पर वोटिंग हुई है। बाकी कुछ देशों ने, न्यूजीलैंड और कुछ देशों ने तो अभी हिम्मत जुटाने में वो कामयाब नहीं हुए कि हम चुनाव कराएं, तो उन्होंने फिलहाल चुनाव को टाला हुआ है जी। लेकिन हमने ये जो फैसला लिया, भारत में निर्वाचन आयोग को इसका पूरा श्रेय जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई कि निर्वाचन आयोग का जो निर्णय है वो सही प्रमाणित हुआ। पूरी सुरक्षा, पूरी सहमति और पूरी तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हम। दूसरी मुझे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस मतदान प्रतिशत में ये लगे, देखिए आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर 5% या 6% या उससे भी अधिक मतदान है तो फिर ये कहीं ना कहीं लोगों के मन के उत्साह और एक लहर के चुनाव को रेखांकित करता है। अभी पूरे आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी अगर हम देखें जो आंकड़े हमारे पास हैं, तो मुझे लगता है कि हम लगभग 2018 की स्थिति में खड़े हैं, खासतौर से मालवा निमाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको लेकर। और ग्वालियर चंबल में अगर हम बात करें तो गुना और शिवपुरी ज़िले को मैं अलग करूंगा, क्योंकि गुना और शिवपुरी ज़िले को छोड़ दें, अगर हम जी। गुना पोहरी को छोड़ दें, आप इधर मुंगावली को, बमोरी को छोड़ दें, तो जो ग्वालियर चंबल संभाग की 10 सीटें हैं, वहां पर मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत 2018 की तुलना में कम प्रतीत हो रहा है। अभी फाइनल आंकड़ों के लिए मैं रुकूंगा, लेकिन फिर भी वो आंकड़े पिछले 2018 से कम है, काफी कम है। तो क्या हम ये माने कि ये यथास्थितिवाद के लिए वोट है? और अगर ऐसा है तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इसी रीजन में असली टसल हुई है। अगर इन 16 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस की जो शक्ति है उसका फैसला हम ग्वालियर चंबल से ही करेंगे, क्योंकि मालवा निमाड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी का गढ़ माना जाता है।
और वहाँ जो निर्णय है वो लगभग लगभग माना जाता है कि वो बीजेपी के करीब हो सकते हैं। हालांकि ये बताएंगे नतीजे, मैं अभी उस पर कोई टीका टिप्पणी ज़्यादा नहीं करूंगा जी। लेकिन अगर ग्वालियर की ये जो 10 सीटें हैं, चाहे आप ग्वालियर की 2 सीटों की बात कर लीजिए और आसपास के भिंड और मुरैना ज़िले की सीटों की बात कर लीजिए, तो यहाँ मतदान का प्रतिशत लगभग लगभग पिछले से कम रहने की जो स्थिति बन रही है, ये चौंकाती है। क्योंकि इसका मतलब है, अगर हम उस पारंपरिक थॉट को, पॉलिटिकल थॉट को, उस इलेक्शन की सेफोलॉजी को अगर हम इंडोर्स करें, अगर हम उसको माने कि जो चुनाव भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता टाइप की एक जो थ्योरी है, उसको अगर हम देखें तो फिर इसका मतलब है कि ये जो 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों पर क्या बीजेपी का पलड़ा भारी रह सकता है? और अगर ये पलड़ा भारी रहता है तो ये एक बड़ी कहानी होगी, क्योंकि फिर ये ग्वालियर चंबल की तस्वीर को थोड़ा सा चेंज करेगी। क्योंकि 16 सीटों में से अगर वहाँ बीजेपी अधिक सीटें ले जाती है तो इक्वेशंस काफ़ी बदल सकते हैं। लेकिन अभी मैं नहीं कह रहा कि ये सिर्फ अनुमान है। जी। और ये अनुमान बड़े शास्त्रीय हैं, क्लासिकल हैं, क्योंकि जो थ्योरी मानी जाती है कि अगर कम मतदान होता है तो वो कहीं ना कहीं यथास्थितिवाद की तरफ इशारा करता है, या पिछली बार जितना होता है तो मतदाता ये मानते हैं कि जो व्यक्ति पिछली बार जीता है या जो पार्टी पिछली बार जीती है, लगभग लगभग हम उस पर भरोसा जता रहे हैं, ऐसा एक थॉट है। और ये परसेप्शन इस बार भी रहा है सोहेल। तो ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आती है। हमें इलेक्शन सेफोलॉजिस्ट है उज्जैन से, मैंने टीम से रिक्वेस्ट किया है कि वो हम उनको कनेक्ट करेंगे और इन चीज़ों पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सोहेल। ठीक, और इस 66% मतदान का जो अभी आंकड़ा आया है, उस पर कांग्रेस और बीजेपी क्या सोचती हैं, हम उसके लिए भी अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन शरद जी, उससे पहले मैं रुख कर रहा हूँ मरवाही की तरफ। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट है मरवाही, जहाँ पर उपचुनाव था। अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ सियासी ड्रामा देखने को मिला था। चलिए, संपर्क हमारा शायद उमेश से कट गया, जैसा कि हमारे टीम के लोग कह रहे हैं। हम वापस अपने स्टूडियो की तरफ रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से मेहमान मौजूद हैं। पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा राकेश शर्मा साहब। 66% का आंकड़ा फिलहाल इस वक्त हमें मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस मतदान को? सोहेल जी, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ निर्वाचन व्यवस्था में लगे हुए अधिकारियों का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पर सोहेल जी, मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है, मैं छोटे छोटे से 2 बातें कहना चाहूँगा। मैं अभी इससे पहले एक चैनल पर बैठा हुआ था, मेरे साथ एक कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता थे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चिल्लाते कहने लगे कि हम 27 सीटें जीतने वाले हैं। मैंने उनसे पूछा, एक सीट कौन सी हार गए? अभी तो परिणाम भी नहीं आए, वोटों की गिनती नहीं हुई, उससे पहले आप एक सीट कौन सी हार गए? तो उसका वो जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद असलम शेर खान, कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनने कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। राकेश साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे रोकने के लिए। शरद जी, यतेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, अभी हमें पीसीआर से ही जानकारी मिली। जी, लेकिन देखिए, बड़े दिलचस्प दावे प्रतिदावे सामने आने लगे हैं। जी, 27 सीटें जीतने की बात हो गई है। नहीं, यतेंद्र सिंह साहब का ये कहना था कि उनके पास वक्त कम है, इसलिए मैं यतेंद्र सिंह जी के पास चलता हूँ। यतेंद्र सिंह जी, आप किस तरह देखते हैं मतदान के प्रतिशत को? हम लगभग अगर ग्वालियर चंबल की, ग्वालियर की, भिंड की और मुरैना की करीब करीब 10-11 सीटों को छोड़ दें, जहां संभावना है कि मत प्रतिशत पिछली बार से कम रह सकता है, बाकी जो 18 सीटें हैं जिनमें शिवपुरी, गुना और रेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश की हैं, जिसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड की अनूपपुर और ग्वालियर मालवा निमाड़ की सीटें हैं, वहां लगभग हम पिछली बार के मतदान प्रतिशत या उससे अधिक के करीब खड़े हैं। कैसे डिकोड करेंगे? संक्षेप में जानना चाहूंगा आप इसको। जी नहीं, ये निश्चित रूप से एक बड़ा मत प्रतिशत है, क्योंकि यदि हम देखने का प्रयास करेंगे कोविड और उसके बाद की जो परिस्थितियां थी, उसके बावजूद अगर इतना बड़ा मत प्रतिशत अधिकांश जगहों पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लोग बाहर निकले हैं मतदान के लिए। और इसमें ये तो जल्दबाजी होगी कि ये किस तरफ जाएगा, बिल्कुल, लेकिन ये निश्चित रूप से स्पष्ट कर रहा है कि किस तरह से इस उपचुनाव के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने जो अपने स्तर पर प्रयास किए थे, उस दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, उपचुनाव में एक ट्रेंड तो बड़ा एस्टेब्लिश्ड है कि जो सरकार
होती है उसके पक्ष में सामान्य तौर पर रुझान दिखाई देता है, लेकिन ये वो उस तरह का उपचुनाव नहीं है जिसमें 2 या 3 या 4 सीट पे हो रहा। जी ये 28 सीटों पर हो रहा है चुनाव, और इसको इस एक तरह से एक सेकंड मैंडेट की तरह देखा जाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उस दृष्टि से यदि हम देखें तो यह एक बहुत डिसाइसिव होगा, और लेकिन ये जरूर तय है कि जहां कांग्रेस को 28 में से 28 चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को 8 या 9 सीटें की जरूरत है, तो जो स्थितियां सामने दिखाई दे रही वो ये जरूर स्पष्ट करती है कि ये जिस तरह का कैंपेन हुआ है और जिस तरह के मुद्दे थे, उससे ये लग रहा है कि 10 तारीख तक का तो इंतजार हमको करना मैं ही पड़ेगा। और आपको समय देता हूं, मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा फिर हम आपसे और डिटेल में बात कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि रात 9 बजे के आसपास हम एक बार और आपसे बात करें, जिससे हम ठहर कर कुछ, क्योंकि चुनाव विश्लेषण का, सेफोलॉजी का आपका बड़ा पुराना अनुभव है और देश की नामचीन एजेंसी इसके साथ मिलकर आपने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के कई महत्वपूर्ण सर्वे में आपकी हिस्सेदारी रही है। तो मैं लौटूंगा आपकी तरफ कुछ घंटों के बाद। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना को पीछे छोड़ा है, जो यतीन जी हमें बता रहे थे। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि दोनों ही पार्टियों का जो एक मोटिवेशनल फैक्टर रहा है कि निकलिए निकलिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी का नारा ये था कि हम सरकार बचाने के लिए नहीं, सरकार को मजबूती से चलाने के लिए मैदान में है। और कांग्रेस का बिकाऊ टिकाऊ का नारा था और उसका कहना था आप हमें चुनिए, क्योंकि बीजेपी ने ये सरकार, उसका आरोप था कि असंवैधानिक तरीके से और अनैतिक तरीके से गिराकर बनाई है। तो ये टक्कर थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। बाकी हम और डिटेल में बात करेंगे। सोहेल, मैं आपके